हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। अब इसने जब इस चैप्टर का नाम ऐसे दिया ना, यू एंड मी, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ओके, ये हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा या एक रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में मनी के ऊपर होगा। वैसा कुछ नहीं है। इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अलग है। इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि कभी भी दूसरे को देख के इन्वेस्ट मत करो। और ये सोचने में बहुत ऑब्वियस लगता है कि हाँ, हम दूसरे को देख के अपने फाइनेंशियल डिसीजन या अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों ही लेंगे। हम अपने हिसाब से खुद के डिसीजन लेंगे, राइट? इधर ना अब इसने पूरा ब्रेक डाउन किया है और आप कहाँ गलत जा सकते हो। तो आई होप कि कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जहाँ पे आप एक डिसीजन लेने वाले हो जो गलत जा सकता है, तो आप वो डिसीजन ना लो। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, उसे बोला जाता है अ फाइनेंशियल बबल। व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल बबल, पहले समझो। बहुत सारे स्कैम इंडिया में हुए हैं और फॉरेन में भी हुए हैं और बाहर। इन स्कैम्स में हम अक्सर ये सोचते हैं कि इन स्कैम्स में कैसे ही कोई फंसेगा यार, इतनी सिंपल सी चीज़ है, ये स्टॉक मत खरीदो, बहुत ज़्यादा गुड टू बी ट्रू दिख रहा है तो उसमें मत पैसा लगाओ, अननेसेसरी चीज़ों में मत जाओ। तो हम ये सोचते हैं कि स्कैम्स के अंदर कोई कैसे ही फंस सकता है, क्या ही लॉजिक है। अब बबल एक वर्ड है जो फॉरेन में ज़्यादा फेंका जाता है, इंडिया में बबल वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है जितना फॉरेन में यूज़ किया जाता है। पर बबल का मतलब क्या होता है, और बबल इवेंचुअली दे लीड अप टू वर्ड्स लाइक स्कैम हो गया, झोल हो गया, मार्केट गिर गया, इकोनॉमी ख़राब हो गई। बबल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कभी भी किसी भी स्टॉक की वैल्यू, किसी भी शेयर की वैल्यू अगर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए जितनी वो रियल में नहीं है, तो उसको बबल बोलते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ थी जो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था, आशु ने 120 में ख़रीदी, लेकिन अब एक जोन बनाया जा रहा है, एक फील बनाया जा रही है कि ये चीज़ आपको ज़्यादा आसानी से नहीं मिलने वाली। तो हो सकता है सुशांत वही चीज़ को 200 में ख़रीद ले, हो सकता है वही चीज़ को रिट्स 300 में ख़रीद ले, बस वो चीज़ कितने की थी, 100 रुपये की थी। मतलब रिट्स का जब रिट्स बेचने जाएगी ना, तो हो सकता है वो चीज़ 120 में, 400 में, 300 में नहीं बिकेगी, तो सीधा रिट्स का 400 रुपये का नुकसान हुआ। अब एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक पुरानी कहानी है जो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, जो इसका पूरा फाउंडेशन सेट करेगी। और वो कहानी ऐसी है कि, और लिटरली स्टॉक मार्केट बोला जाता है कि ऐसे ही चलता है। मैं स्टॉक मार्केट का गुरु नहीं हूँ तो मेरे को पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग पूरी के पूरी तरह से नहीं है, बट ये साइकोलॉजी में हम समझ सकते हैं। तो एक आदमी था, वो एक गाँव में गया और उनको बोला कि तुम्हारे गाँव में बंदर है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ है।
तो उसने 4-5 बोले कितने बंदर हैं, तो बोले होंगे कुछ 15-20 थे, तो बोले 15-20 लेके आओ और जो भी बंदर लेके आएगा मैं उसको 100 रुपये दूंगा। तो उस आदमी ने 2000 के बंदर खरीदा। वो बंदर जो ऐसे ही घूम रहे थे कहीं से भी, गांव वालों ने बेच दिए। वो आदमी चला गया, अगले साल वापस आया और उनको बोला बंदर है क्या, तो अब की बार लोगों को समझ में आ गया था कि इसकी थोड़ी वैल्यू है, तो लोगों ने बंदर संभाल के रखे थे, 50 बंदर थे, ठीक है। तो उसने बोला कि अब की बार मैं बंदर के आपको दूंगा 500 रुपये, और उसने एक एक बंदर 500 रुपये में ख़रीदा। गाँव वालों ने बेच दिया और गाँव वाले खुश हो गए, क्योंकि गाँव वालों को मेहनत थोड़ी करनी पड़ी है, बंदर जमा करके बेचने खाली। तीसरी बार वो आदमी आने से पहले उसने क्या किया, वहाँ से सारे बंदर धीरे धीरे गायब हो गए, ठीक है। फिर दुकान, वो जो एरिया वाले थे वो सोच रहे थे यार अभी वो बंदा आएगा, पिछली बार उसने 100 रुपये दिया था, तो इस अब की बार वो कितने देगा। पिछली बार उसने 100 दिया था, उसके बाद उसने 500 दिया था, तो अब की बार हमको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 500x के हिसाब से देखूँ तो 2500 दे सकता है, कम से कम 2000 तो दे ही देगा, क्योंकि उसको स्कैरसिटी है। तो वहाँ पे एक आदमी गया, उसने बोला कि देखो मैं बंदर बेच रहा हूँ 1500 के, क्या आप में से कोई ख़रीदना चाहता है। तो लोगों ने बोले कि हाँ बिल्कुल। उन्होंने लगभग 100 बंदर खरीद लिए 1500 के, ये सोच के कि अभी वो आदमी आएगा 2500 में बंदर लेके जाएगा, हमारा हर एक का 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा हर बंदर के ऊपर। वो आदमी आया ही नहीं, उसी ने भेजा था इनको बेचने के लिए। उसने पहले डिमांड बनाया, फिर इनको बेच दिया, फिर चला गया, ठीक है। शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है, ऐसा बोला जाता है। अब बबल क्या होता है, बबल के अंदर ना एक कोई भी चीज़ की स्टॉक की प्राइस इतनी उठाई जाती है ज़बरदस्ती। हर्षद मेहता के केस में सेम था। हर्षद मेहता ने समझ लीजिए किसी स्टॉक को ख़रीदा है, वो क्या करता था, लोगों से, जान पहचान से, नकली पेपर के अंदर ऐड देके उस स्टॉक की प्राइस बढ़वाता था, और जब वो प्राइस बढ़ती थी तो उसमें बेच देता था, उसका प्रॉफिट हो जाता था। अब जब वो हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ ना, तो क्या हुआ, बंदे ने प्राइस बढ़ाया लेकिन कोई और फैक्टर की वजह से प्राइस बढ़ा नहीं। तो फिर वो अचानक जिसने लोन वोन लिया था ये सोच के कि मैं लोन लेके शेयर खरीद रहा हूँ, शेयर की प्राइस खुद बढ़ा दूंगा, बेच दूंगा, मेरा भी फ़ायदा, लोन भी दे दूंगा, वो हुआ ही नहीं, और इस वजह से हर्षद मेहता स्कैंडल फटा था। अब ऐसी ही दूसरी बहुत सारी चीज़ें फॉरेन में हुई है। एक हाउसिंग का पूरा एक स्कैम नहीं बोलूँगा, बबल है। इन वर्ड्स पे ना लोग बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। अगर आप किसी को बबल की जगह किसी को स्कैम बोल दो तो बोलेगा नहीं हम स्कैम नहीं है, क्योंकि आप उन पे एक आरोप लगा रहे हो। तो यहाँ पे मैं बहुत केयरफुली यूज़ करने की कोशिश करूँगा वर्ड्स। 100% ये नहीं है कि जिसको मैंने स्कैम बोला वो स्कैम ही है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले फॉरेन के अंदर टेक बबल करके एक चीज़ हुई थी। जब .com बन के कंपनी वेबसाइट बन रही थी ना, तो क्या हो रहा था, जिस भी कंपनी के नाम के आगे .com लगता है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। अब एक चीज़ समझना, समझ लो ये एक कप है, ये कप की प्राइस है 100 रुपये। अब समझ लीजिए एकदम अचानक से किसी यूट्यूबर ने ये कप यूज़ कर लिया, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और इसकी प्राइस हो गई 2000, 3000, 5000, ठीक है। पर ये है क्या, ये तो मतलब इससे क्या कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, नहीं ये लेंस नहीं है, ये कप है, इससे कुछ नहीं कर सकते, खाली चाय पी सकते हैं। तो चाय पीने की जो वैल्यू है कप की आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप एक मग खरीदोगे 50 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, उससे ज़्यादा का मग हम में से कोई नहीं खरीदने वाला, वो उसकी रियल वैल्यू है। अब इसी चीज़ को अगर 5000 पे बेचा जाए तो 4500 का चूना लग रहा है हर किसी को। अब जब आप ये चीज़ बेचने जाओगे ना तो कोई नहीं खरीदने वाला, तो आपको तब अंदाज़ा होगा कि मेरा तो खतरनाक तरह से लॉस हो गया। तो सबसे पहले ये .com वाले इसमें हुआ था, जब शेयर बिकने शुरू हुए तो लोगों ने बोला कि प्राइस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों ने जो 100 रुपये का शेयर था वो 1000 में, 2000 में, 5000 में ले लिया। जब बेचने की बारी आई, जब बेचने गए तो बेचने के लिए कोई था ही नहीं, समझा। ये वही बंदर वाला एग्जाम्पल है, खरीद तो लिया, बेचने के लिए अब कोई है नहीं, अब धड़ाम से लॉस हुआ। इसको बबल बोला जाता है कि कभी भी किसी शेयर प्राइस, किसी भी चीज़ की शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं जानबूझ के, और या मौसम या जो एक वाइब है उसकी वजह से बढ़ता है, और जब वो फटता है तो बहुत सारे लोगों के हाथ से पैसा निकल जाता है। अब अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल देखें, इंडिया में भी है ये चीज़ें, लेकिन अमेरिका का एग्जाम्पल देखें तो आप बोल सकते हो कि सिस्को का ऐसा ही स्कैम था, ठीक है, स्कैम नहीं था, बबल था। सत्यम का स्कैंडल था,
ठीक है। विप्रो का भी प्राइस बहुत बड़ा था, विप्रो का कोई बबल नहीं था, लेकिन विप्रो का भी प्राइस बहुत बड़ा था जब डॉट कॉम का बूम आया, ठीक है। अमेरिका में 6.2 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। 6.2 ट्रिलियन डॉलर, मतलब हर किसी के पास से हज़ारों रुपये आराम से निकल गए। अब ये क्यों होता है ये समझना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। जब भी बबल होता है ना, तो पूरा देश, पूरा नेशन और पूरा ग्लोब, जब डॉट कॉम का बबल का क्रैश आया था तो खाली अमेरिका को अफेक्ट नहीं किया था, उसमें इंडिया भी फंसा था। सत्यम कंप्यूटर्स का भी वही हाल हुआ था। मैसिव लॉस होता है, मैसिव लॉस। अब ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि ग्रीड, बस मेरे को कैसे भी करके बैठे बैठे मैं पैसे कमा लूँ, इसके लिए जो हमने वो विलेजर्स का एग्जांपल दिया, बंदर को उन लोगों ने 500 में बेच दिया, मेहनत नहीं करनी पड़ी, अब सोच रहे 2500 में बेचेंगे, ये ग्रीड है। लेकिन हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान क्रेजी नहीं है, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन देता है। तो अगर सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन दे रहे हो आप, तो ये सिर्फ ग्रीड में नहीं कहला जाएगा, इसका एक बड़ा फेज भी आएगा। तो सिर्फ ये आंसर नहीं है। प्रॉब्लम ये है बबल के साथ में, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ ये भी हो सकती है कि किसी ने, समझ लीजिए मैंने जो कप बेचा, ये सत्यम ने इसको ख़रीदे 800 में, लेकिन सत्यम इसको 800 में खरीदते से अगर प्राइस कम हुई, 790 हुई, तो सत्यम नहीं बेचेंगे, क्योंकि सत्यम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो गलत थे। लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में ये प्रॉब्लम बहुत बार होता है, जब वो चीज़ खरीद लेते हैं लेकिन वो बेचना नहीं चाहते, तो समवन केप्ट इट, बट वो खरीदते रहे, वो बाय करते रहे, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को कोई भी डीवैल्यू नहीं करना चाहता। तो साइकोलॉजी का ये पहला पार्ट है कि आप हार नहीं मानना चाहते, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों जीती या क्यों हारी, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, करेक्टली आंसर नहीं दे पाओगे। पूरा जो इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब कोई जीतती है ना, तो उसका जीतना या हारना बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। सेम वे बबल भी होता है। तो बबल को अगर समझना है तो ऐसा समझो, इलेक्शन में किसी का विन हुआ, किसी का लॉस हुआ, द आंसर और द रीजन वाई दैट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन। इसको समझ के एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, वो है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी क्या होता है? हर्ड मेंटालिटी इसको बोलता है, शीप उन लोग जमा करते हैं और उनको ना एक गेट से निकालते हैं। यहाँ पे कोई फेंस नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे एक्चुअल में जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे कोई फेंस एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे कोई फेंस नहीं है इधर, ये खाली ज़मीन है। मतलब वो शिप डायरेक्ट इधर से इधर भी आ सकती है, लेकिन शिप्स का जो काम करने का तरीका होता है वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो अगर एक शिप इसमें से निकली तो दूसरी भी यहीं से आएगी, तीसरी भी यहीं से आएगी। ये रियल फिनोमेना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दीवार एग्जिस्ट नहीं करती। अ हर्ड ऑफ शीप इज लिविंग अ स्टॉल, देयर इज नो फेंस, ओनली द गेट। दिस इज द ट्रैप ऑफ थिंकिंग। ये सोचने का ट्रैप होता है, इसे बोला जाता है हर्ड मेंटालिटी, फ्रॉम द हर्ड ऑफ शीप्स। ये हर्ड मेंटालिटी, और मैं टेक बर्नर का जो केस था एनार्क वॉच का, ओके, वो स्कैम नहीं है भाई, वो बबल भी नहीं है, वो खाली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि लोग ना बिना सोचे समझे, हमारा टॉपिक क्या है कि बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो मत करो, पर्टिकुलरली पैसे के मामले में। अब टेक बर्नर के सीन में क्या हुआ था, टेक बर्नर ने वॉच निकाला, वॉच की क्वालिटी लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन क्या लोगों ने वॉच खरीदने से पहले एक सवाल किया था कि ये वॉच अच्छी होगी या नहीं होगी? नहीं। क्यों खरीदा? क्योंकि टेक बर्नर वो वॉच निकाल रहा है, इसके लिए खरीद लिया लोगों ने। कम्युनिटी है, सब खरीदेंगे, सब ले रहे हैं, तो हमने भी ले लिया। ये प्रॉब्लम थी उस थॉट प्रोसेस में। इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी, कि सब कर रहे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। MKB फॉर एग्जांपल, उसने कोई बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ में, वो आई थिंक मिस्टर बीस्ट के साथ में कुछ किया था, तो लोगों ने क्या देखा कि मिस्टर बीस्ट है या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है या जो भी इन्फ्लुएंसर है, मुझे उस केस की पूरी स्टडी नहीं है, लेकिन लोगों ने वो वॉच क्यों खरीदी? क्योंकि ये बेच रहा है। आपने इन्फ्लुएंसर को देखा, बहुत टाइम पहले तक ये इन्फ्लुएंसर का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। ये अभी आया है कि बॉस कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी। अभी कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो हम ये चीज़ ले लेंगे, यू लिसन टू देम। ऑल्सो वन मोर लिसन टू थिंग यू लिसन टू इज कॉल्ड एवरीवन इज डूइंग इट। हर कोई कर रहा है तो मैं भी करूँगा, हर कोई पैसा लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगा, हर किसी ने ये चीज़ खरीदा तो मैं भी करूँगा। इससे बोला जाता है हर्ड मेंटालिटी। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब
वो वॉच की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली तो सबको प्रॉब्लम हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 8,000 रुपये का लॉस हुआ, आपकी क्वालिटी ख़राब हो गई, आप प्रॉब्लम में आए, आपका पैसा अटक गया, आपको लॉस हुआ है। ये हर्ड मेंटालिटी का सबसे बड़ा इशू है। जब भी बबल होता है ना, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है हर्ड मेंटालिटी। अब इसको और डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन इसीलिए इसका टॉपिक है यू एंड मी। आपका इन्वेस्टमेंट अलग है, मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होना चाहिए आपसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बबल होता है। बबल मतलब प्राइस को अननेसेसरीली बढ़ा दिया और लोगों ने खरीद लिया बिना सोचे समझे। क्यों बिना सोचे समझे? पहला, उनको अपने शेयर बेचने नहीं थे, इसके लिए उन्होंने अननेसेसरीली खरीदा। दूसरा पॉइंट, ग्रीड, लेकिन ग्रीड अकेला पॉइंट नहीं है। तीसरा पॉइंट, हर कोई कर रहा है तो मैं भी करूँगा भाई, वो भी है। चौथा, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रीज़न आते हैं, बहुत मैसी टॉपिक है कि हर्ड मेंटालिटी में या हर्ड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम समझ सकते हैं आज, और वो है हर्ड मेंटालिटी को ही, पर्टिकुलरली स्टॉक के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में। तो अक्सर मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक जनरली भी रिलेट करेगा। आज का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेट करेगा और इन्वेस्टमेंट से रिलेट करेगा। तो हर्ड मेंटालिटी को आज थोड़ा डिटेल में अपन समझेंगे। एक चीज़ जो हमेशा आती है वो रहता है कि हर कोई खरीद रहा है तो हम भी खरीदेंगे, हर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज़ सिंपली हाउ वी थिंक ऑफ इट, सिंपली हाउ वी बिहेव। लेकिन एक सवाल है कि हर कोई खरीद रहा है तो मैं भी खरीद रहा हूँ, तो ये हर कोई है कौन? हु द हेल इज़ एवरीवन? हर कोई कौन है? अब जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं ना, क्योंकि बबल्स शेयर मार्केट में बनते हैं, तो इसका इंटेंशन, मेरे हिसाब से ये लिखने का इंटेंशन ऑथर के लिए क्या था, पहले ये समझो अपन क्यों पढ़ रहे हैं। तुम लोगों को बबल समझ में आया? बबल क्या होता है? तुमको ये समझ में आया कि अंधाधुन लोगों को फॉलो करना क्या होता है? अब ऑथर आपको बोल रहा है कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में शेयर मार्केट में अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आप उसमें ना फंसे। इसलिए उसने हर्ड मेंटालिटी का एग्जाम्पल लिया और उसने बबल का एग्जाम्पल लिया कि कभी भी इंडिया में अगर ऐसी कोई भी चीज़ बनती है कि शार्क टैंक में कोई बिजनेस आ गया था, चलो उस पर पैसा लगाते हैं, या कहीं और पे पैसा लगाते हैं, तो तुमको तुम्हारे हिसाब से सोचना है, हर किसी को देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। समझा? अब हर किसी से हमारा मतलब क्या है? हर किसी से हमारा मतलब है कि जब भी स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 4 तरह के लोग होते हैं और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में फ़र्क आता है। ये 4 तरह के लोग क्या होते हैं? अब देखो, ये जो 4 तरह के लोग होते हैं, इसके अंदर पहला वो इंसान आता है जिसने खरीद लिया था, वो अपने शेयर बेचना नहीं चाहता, इसकी वजह से उसने शेयर पकड़ के रखा है, खरीद के रखा है। शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या होता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट में कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक शेयर है किसी भी कंपनी का जो आपने 100 में ख़रीदा। आप क्या चाहते हो कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, 200 रुपये हो जाएगी, तो इस शेयर को मैं बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। मैंने ख़रीदा था कितने में? 100 में। 200 में बेचा, कितने का प्रॉफिट आया? 100 रुपये का प्रॉफिट आया मेरा। बस इतना ही होता है। अब इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि मैं बेचूंगा नहीं, पर कंपनी जो प्रॉफिट करेगी, तो मैंने जो 100 रुपये लगाया है, हो सकता है कि कंपनी उस पर बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, तरक्की करे, और उसके बाद में कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, तो समझ लो कंपनी ने 50 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है, क्योंकि उनके 400 रुपये लगे हुए थे, आपके 100 रुपये लगे हुए, उसकी वजह से कंपनी के 500 रुपये लगे हुए थे। अब आपका प्रॉफिट रहेगा 100 रुपये लगाने पे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, इतना इजी नहीं होता। तो जो आप शार्क टैंक में देखते हो ना, वो लोग जो बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं, वो लोग ये करते हैं कि भाई हमने एक कंपनी शुरू की है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, ओके, तो हमने कोई मग बनाने की कंपनी शुरू की है और हमारा प्रॉफिट बड़ा अच्छा है। हम वो जो उन लोग पूछते हैं ना, आपका EBITDA क्या है, आपका बेसिकली कस्टमर बेस क्या है, मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, कितने की सेल करते हो, वो लोग इसके लिए पूछते हैं कि बंदे ने कंपनी लिया, कंपनी बनाया, उसका समझ लो इसके अंदर 50 लाख रुपया लगा हुआ है और कंपनी के सारे शेयर उसके पास है, तो 100% शेयर उसके पास है, पूरी कंपनी का वो अकेला मालिक है। तो जो शार्क होता है वो उसको बोलते हैं कि भाई तेरा 50,000 है, बराबर, हम तेरे को 25,000 रुपीज़ देते हैं, तो तेरे पास कितना हो जाएगा? 75,000 हो जाएगा टोटल। ये कंपनी का 1/3 पार्ट हमको दे दे।
तो ये कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी उसके अंदर से अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया है तो उसमें से इनको प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलेगा। और अगर कंपनी तरक्की करती है और कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है तो समझ लो ये कंपनी बाद में 1 लाख रुपए में बिकी, तो इनके शेयर की प्राइस भी तो ज़्यादा हो गई ना। तो हो सकता है कि उनको 35,000 मिले इंस्टेड ऑफ 25,000। ओके, दिस इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन। कंपनी का खुद का वैल्यू कितना ज़्यादा बढ़ता है वो अलग चीज़ है, कंपनी प्रॉफिट कमा के देती है वो अलग चीज़ है। ये होता है मेन बेस, ठीक है, ये बेस है। अब शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है ये समझो। तो ये जो आपने देखा ना कि कंपनी का इतना लेवल है, ये मेन कंपनी है। मेन कंपनी कैसे काम करती है ये वो है। अब शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है, जिसके अंदर आप ये बोलते हो कि मेरे को कंपनी के अंदर में, चलो ये कंपनी पे मैं, ये कंपनी के अंदर में 100 रुपये का इसका शेयर है, मतलब ये बहुत छोटा सा हिस्सा मैं खरीद रहा हूँ। और अगर कल किसी ने मेरे से मांगा इसको 200 रुपये में दे दे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसका भाव 300 रुपये हो जाएगा। यही होता है शेयर मार्केट के अंदर, स्पेकुलेशन होता है। ओके, कि 100 रुपये का तूने शेयर खरीदा था पर उसको लग रहा है कि 300 का हो जाएगा, तो वो तुमको बोलेगा कि मुझे 200 में दे दे। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी। रियल कंपनी का वैल्यू बढ़ा है नहीं बढ़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्लियर कट समझो। ओके, ये अलग है। शेयर मार्केट के अंदर आपके पास इसका शेयर आया, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं इससे इतने में खरीद लूँ कि तूने भाई 100 में खरीदा था ना, मुझे 150 में दे दे और इसकी प्राइस 300 हो जाएगी, मैं 150 में बेच दूंगा। 300 नहीं भी हुई तो अगर 200 हुई तो कम से कम मेरा 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे चलता है शेयर मार्केट। ये अलग है, ये कंपनी का वैल्यू है, ये कंपनी का वैल्यू है, ये अलग है। शेयर मार्केट के अंदर आपने कंपनी पे कुछ खरीदे थे, सामने वाले को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो उसने आपसे खरीद लिया वही शेयर ज़्यादा में। कंपनी की जितनी वैल्यू थी वो उतनी ही है, इस बंदे ने ज़्यादा में खरीदा क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो शेयर मार्केट के अंदर द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज यू थिंक दैट द प्राइस इज गोइंग टू गेट बेटर, ठीक है। और जितना लोगों को ये लगता है कि प्राइस बढ़ेगी उतना ज़्यादा शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी नहीं बढ़ी, तो इट एंड्स अप इन अ बबल, कि इंसान ने बहुत महंगे में ख़रीद लिया, 500 में ख़रीद लिया 50 की चीज़, ये सोच के कि 5,000 तक जाएगा, वो गया ही नहीं, अब लॉस भुगतो। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये कंपनी है, इसकी वैल्यू, कंपनी की जो रियल वैल्यू है, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का सब कुछ, वो है 50 रुपये का। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपने शार्क टैंक वाले इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी को खाली जोश में नहीं खरीदते कि प्राइस ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, वो ये सोच के खरीदते हैं कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट करेगी। तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट कितना है, आपका रिटर्न कितना है, अगर मैं 50 रुपये लगाऊँ तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं आज 50 रुपये लगाता हूँ तो 2 साल के बाद मुझे इसका कितना पैसा बढ़ के मिलेगा, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी कि मैं बेच सकूँ। फॉर एग्जांपल आज समझो कि मेरे यूट्यूब पे 6500 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर किसी ने मुझे बोला कि सरशार भाई ये बिज़नेस आप मुझे भेज दो, आपके जो 6500 सब्सक्राइबर्स हैं ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं अभी ज़ीरो से बनाने जाऊँगा तो बहुत भारी पड़ेगा मुझे, मेरे को उतनी मेहनत नहीं करनी, तो आप मेरे को बेच दो, आप मेरे से पैसा ले लो। तो समझ लो मैंने उसको ये बिज़नेस बेच दिया
एक सब्सक्राइबर के हिसाब से 6500 में ये बिज़नेस भेज दिया कि भैया मेरे को 6500 रुपये दे दे, बिज़नेस तू ले ले, मेरा यूट्यूब चैनल तू रख ले, बराबर। अब ऐसा समझो कि मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ और अगले बार मेरे 1000 सब्सक्राइबर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो हो सकता है ना कि मैं 6500 की जगह 10,000 रुपये सामने वाले से लूँ, फिर बाद में ये भी हो सकता है कि लाख लूँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लूँ। वैसे ही कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है कि तुम्हारे कितने कस्टमर हैं, इतने हैं, ठीक है, तो हमसे ये कंपनी इतने में ख़रीद लो, या हम ये कंपनी तुमसे इतने में ख़रीद लेते हैं। उसी बेसिस पे ये सारे डिसीजन होते हैं। कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर आप ख़रीदने जाओगे बोट के शेयर ख़रीदने जाओगे तो उतने महंगे शायद नहीं बिकेंगे जितने बीट्स के बिकेंगे, क्योंकि बीट्स बड़ा ब्रांड है, बड़ा हेडफोन ब्रांड है, तो उसके शेयर भी उतने महंगे होंगे। तो जो सबसे पहला इन्वेस्टर आता है ना, वो ये सब देखता है, और ये लोग यूजुअली एक अंदाज़ा लगाते हैं कि 30 साल के अंदर, 30 ईयर्स के अंदर कितना कंपनी प्रॉफिट करेगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पे पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी, ये वो अंदाज़ा लगाते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इनका इन्वेस्ट करने का तरीका कंपनी के काम करने पे, कंपनी के सीईओ पे, सीईओ के बात करने पे, प्रेजेंटेशन पे, सेल्स की समझ पे लिया जाता है। और ये लोग कंपनी में ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं, ये 15 दिन या 10 दिन के लिए या 2-3 साल के लिए नहीं आते, ये लंबे टाइम के लिए आता है, ठीक है। अब समझ लीजिए कंपनी है, कंपनी को पैसा मिला तो कंपनी ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, कंपनी अच्छा कर रही थी। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, जिनको कंपनी के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहना, जो ये सोच रहे कि देखो ये कंपनी है, ये प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी उठ भी अच्छा रही है, चलो कंपनी में पैसा लगा देते हैं, अपने को कंपनी के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहना, प्रॉफिट थोड़ा इधर आया तो अपन बेच देंगे, ठीक है। सो कंपनी का शेयर अभी मांगे जा रहा है 200 में, मैं ख़रीद लेता हूँ, 10 साल तक रखता हूँ, जब कंपनी का शेयर 2000 में मांगा जाएगा मैं बेच दूंगा, मेरा 10% प्रॉफिट हो गया, पैसा लगाना है निकालना है, टेंशन नहीं। इसके बाद आता है डे ट्रेडर। अब देखो कंपनी का चार्ट ध्यान से देखो, कंपनी का चार्ट उठ रहा है, तो शेयर मार्केट के अंदर आपको ये कंपनी को देख के ऐसा लगेगा कि भैया बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जिनको कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ इतना है कि देख कंपनी का मोमेंटम हाई है, ये भाग रही है, अगर मैं इस पर पैसा लगा दूँ आज सुबह में और शाम में पैसा निकाल लूँ तो हो सकता है एक शेयर के ऊपर समझ लो मैंने 100 रुपये लगाया, उस पर मेरे को 10% का प्रॉफिट मिल जाए। एक दिन में 10% का प्रॉफिट बुरी चीज़ थोड़ी है, लगा देते हैं, टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये कंपनी और उठती है, ओके। अब याद रखो जब लॉन्ग टर्म वाले ने लगाया था तो यहाँ तक कंपनी अपनी मेहनत से पहुँची है, ओके। कंपनी इस लेवल तक अपनी मेहनत से पहुँची थी। अब आप जो शेयर खरीद रहे हो ना, वो आप अपनी मस्ती में खरीद रहे हो, कंपनी का वैल्यू तो उतना ही है, इतना ही है जितना था। आप शेयर कितने पे खरीद रहे हो, इतने पे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर इधर जाएगा। अब ये जब इसको बोलते हैं कि शेयर उठ रहा है, स्टॉक उठ रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं। अब शेयर की रियल प्राइस क्या है, ये रियल प्राइस है, आपने किधर खरीदा, इधर। अब क्या कोई यहाँ पे इस प्राइस पे या इस प्राइस पे खरीदेगा, नहीं, तो फिर वो कोलैप्स होता है और फिर वो गिर जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो लॉन्ग टर्म में लोगों ने लगाया ना, इनको तो पता है ये पैसा क्यों लगा रहे थे। शॉर्ट टर्म पे जिसने लगाया पैसा, उसको भी पता है वो क्यों लगा रहा था। जो डे ट्रेडर है, जो दिन में पैसा लगा के रात में निकाल लेता है, उसको भी अच्छे से पता था वो क्यों लगा रहा है। प्रॉब्लम आती है मेरे जैसे और आप जैसे लोग, जो बिना सोचे समझे सिर्फ ये देख के पैसा लगा रहे हैं कि कंपनी का शेयर उठ रहा है, यहाँ पे लोग गिरते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना कि हर कोई ये शेयर खरीद रहा है, तो भाई साहब हर कोई में 4 अलग अलग लोग हैं जिनकी 4 अलग अलग स्ट्रैटेजी है। डे वाले की अलग है, शॉर्ट टर्म वाले की अलग है, लॉन्ग टर्म वाले की अलग है, जो फाउंडर है उसकी अलग है, और जो लोग बिना सोचे समझे कूदे हैं उनकी अलग है। तो जब आप बोलते हो ना कि एवरीवन इज़ इन्वेस्टिंग और एवरीवन इज़ बाइंग, इसके लिए हम भी खरीदेंगे, तो एवरीवन कौन? एवरीवन के अंदर तो 4 चीज़ें आती है। एक इंसान जिसने जोश में ख़रीद लिया था, अब वो बेचना नहीं चाहता। दूसरा इंसान जिसने लॉन्ग टर्म में ख़रीदा है। तीसरा जिसका शॉर्ट टर्म है। चौथा जो डे ट्रेडर है। और हर किसी की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है और हर कोई उस हिसाब से डील कर रहा है। लेकिन लोग जब इनको देख के बिना सोचे समझे पैसा लगा लेते हैं, तो फिर अचानक से अगर वो शेयर गिरा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। अब यहाँ पे और 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला इतना समझा कि हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी है, तो अपने को खाली जोश में आके इनके साथ नहीं जाना। अपने को ये सोचना है कि मैं कौन हूँ,
मुझे किधर अटेंशन देनी है और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आप कौन से रूल्स के हिसाब से खेलोगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसका रूल क्या है खेलने का? उसका रूल ये है कि मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए और 30 साल के बाद कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कंपनी का सीईओ ढंग का हो, कंपनी ढंग से काम करे, मैं बिज़नेस में बिलीव करूँ ताकि मैं इतना लंबा पैसा लगा के रखूँ। शॉर्ट टर्म वाले को ये सबसे कोई लेना देना नहीं, उसको ये भी नहीं पता सीईओ कौन है। शॉर्ट टर्म वाले का खाली लेना देना इतना है कि कंपनी का नाम अभी अच्छा है, कंपनी ने कोई झोल नहीं किया है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। डे ट्रेडर क्या सोच के आता है? डे ट्रेडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी किसकी है, क्या बिज़नेस कर रही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि बेटा शेयर की प्राइस बढ़ रही है, मैं अगर इधर खरीदूंगा इधर बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। वो किसी भी पार्टी में किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है जो आज के आज बढ़ के प्राइस दे। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब डिश टीवी का शेयर लेते थे तो वो आपने समझ लो आपने ख़रीदा है 100 रुपये में, वो बिकता था 120 रुपये में, तो जगह पे 20% का प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अगर आप टाटा का शेयर आज खरीदो तो टाटा के शेयर की प्राइस अगर 90 रुपये है ना, तो वो आप रात में जब बेचोगे तो 90.20 होगा, 20 पैसे का भी प्रॉफिट नहीं होगा आपको। ये फ़र्क है। तो डे ट्रेडर ऐसी चीज़ों में पैसा नहीं लगाएगा। अब जब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। कैसी गलतियाँ? आपने याहू का शेयर देखा जो अलग प्राइस पे बिक रहा था और आपने बोला अरे प्राइस बहुत बड़ी है, लेकिन सब बोल रहे खरीद लो तो मैं ख़रीद लूँगा। ये गलती इसलिए है क्योंकि आप जिस प्राइस पे उस पर ख़रीदेंगे हो सकता है उसके बाद वो प्राइस बढ़े ही ना, क्योंकि आप ये सोच के ही नहीं गए कि आपको किस रूल के हिसाब से खेलना है। दे नो वॉट द प्राइस वॉन्ट इंक्रीज मोर एंड देन दे सेल दिस। यहाँ पे आपके रूल पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका रूल किस हिसाब से आपको खेलना है। और आखिरी में मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा तो तुमको एकदम अचानक से क्लिक हो जाएगा कि अरे इतनी सी बात थी, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में समझ लो क्योंकि उसने लिखा है। पहली बात तो एक चीज़ याद रखना, कोई भी एक सिंगल प्राइस करेक्ट नहीं होती। तो जो लोग बोलते हैं ना अरे 100 में शेयर मिल रहा है, सस्ता है ले ले, कोई भी एक सिंगल प्राइस नहीं होती। वो प्राइस उस हिसाब से, उस दिन के हिसाब से, उस इंसान के हिसाब से है। लॉन्ग टर्म वाले के लिए कोई प्राइस एकदम सस्ती होगी, शॉर्ट टर्म वाले के लिए कोई प्राइस एकदम बड़ी होगी, सबके लिए अलग होता है, पहली चीज़। दूसरा, ये पूरा गेम मोमेंटम का है, ठीक है। जैसे ही शेयर की प्राइस बढ़ने लगी लोग उस बस के अंदर चढ़ गए, लोग उस गाड़ी को पकड़ लिए क्योंकि उनको मालूम है कि चलो ये कहीं ना कहीं तक तो पहुंचा ही देगी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले आना शुरू होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कब होता है बबल का? जब लॉन्ग टर्म से ना शॉर्ट टर्म की तरफ लोग आते हैं। पहले सारा स्टॉक का प्राइस किसके पास था? पैसा लॉन्ग टर्म वाले के पास। सबसे पहले पूरी कंपनी किसके हाथ में थी? फाउंडर के हाथ में। फिर वो इन्वेस्टर्स के पास गया, इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर पैसा डाला। अब शॉर्ट टर्म वाले आ गए जो शॉर्ट टर्म के लिए उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो अभी जो ग्राफ है ना कंपनी का वो सीरियसली नहीं जा रहा है, वो कैसे भी जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों का जैसा दिल करेगा वो खरीदेंगे बेचेंगे और चेंजेस हो गया। अब जब ये होता है तो यहाँ पे चीज़ें फ्लक्चुएट होना शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया रिपोर्ट में बाय द मिड 90s द प्रेस रिप्लेस्ड एनुअल स्कोर कार्ड। प्रेस क्या करता था? अमेरिकन प्रेस पहले ना पूरे साल का स्कोर कार्ड देता था कि कंपनी ने एक साल में कैसा की है। उन्होंने क्या किया बाद में, पूरे साल की जगह क्वार्टरली देना शुरू किया कि पहले क्वार्टर में कैसा की, दूसरे में कैसा की, तीसरे में कैसा की, चौथे में कैसा की। अब जब उन लोग पहले साल का देते थे ना तो इंसान ने समझ लो इधर इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट चेंज करने के लिए वो रुका है कि मैं दूसरे टाइम में दूसरे साल में स्कोर कार्ड देख के चेंज करूँगा। लेकिन अब क्वार्टरली में उसने जनवरी में चेंज किया तो वो अप्रैल में बदल रहा है, उसके बाद में मई से जून में बदल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करने लग गया। इसकी वजह से आए शॉर्ट टर्म चेंजेस, और शॉर्ट टर्म चेंजेस ये मोमेंटम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कभी भी स्टॉक मार्केट को देख के ना हमको ऐसा वाइब में नहीं आना है कि चीज़ें बढ़ रही है तो मैं ख़रीद लूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये चीज़ अब क्योंकि तुमको शेयर मार्केट में आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ये चीज़ शेयर मार्केट को छोड़ के अब होम लोन के लिए, हाउसिंग के लिए भी जाएगी और हर चीज़ के लिए आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये समझो, मुंबई के अंदर अगर आप एक 2 BHK घर खरीदने जाओ, अगर आप मेरे घर में मेरे गांव में एक 2 BHK खरीदोगे तो वो आएगा लगभग 10 लाख में मिल जाएगा तुमको, अच्छा खासा घर, ओके। अगर उतनी ही जगह तुम मुंबई में खरीदो तो उतनी ही जगह तुमको कम से कम 80 से 90 लाख में मिलेगी। और अगर तुम बांद्रा के एरिया में जाओ तो फिर 2-3 करोड़ तो सवाल ही नहीं आता, डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्लोज यू आर टू द स्टेशन और टू द बैंक स्टैंड एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये घर रहने के हिसाब से ले रहे लोग? नहीं,
ये घर लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि अगर मुझे 10 लाख रुपए लगाने ही है तो मैं बांद्रा में कोई छोटी सी जगह ले लूँ ना जिसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे गांव में अगर मैं 10 लाख लगाऊंगा तो 10 लाख के 10 लाख ही रहेगा। अब जो इंसान रहना चाहता है बांद्रा के अंदर, जो 10 लाख में गांव में रह रहा था और 10 लाख लेके आके वो बांद्रा के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है, वो तो रह ही नहीं सकता। तो जो प्राइजेस है ना वो ये दो अलग मार्केट है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हाउस फ्लिपर। हाउस फ्लिपर क्या करते हैं, वो एक घर खरीदते हैं, फिर भाव बढ़ जाता है तो वो घर बेच देते हैं, दूसरा खरीदते हैं भाव बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, तीसरा खरीदते हैं भाव बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, उनको हाउस फ्लिपर बोल रहे हैं। और दूसरे होते हैं वो लोग जिनको एक्चुअली घर के अंदर रहना है। दोनों का सोचने का तरीका एकदम अलग होगा। आप जब प्राइस का डिसीजन करोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन से साइड हो, और दोनों गलत नहीं है, ये भी रैशनल है क्योंकि उसका प्रॉफिट बनाने के लिए देख रहे हो। अब ये प्रॉब्लम हुआ था हाउसिंग इकोनॉमी में, हाउसिंग में अमेरिका में। तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी पिक्चर भी बनी थी, द बिग शॉर्ट। हुआ क्या था, लोगों ने घर खरीदना शुरू किया क्योंकि लोकेलिटी अच्छी थी। तो वो घर की प्राइस कितनी थी, 20 लाख। अब वहाँ पे इन्वेस्टर ने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहने आ रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 घर खरीद के रख लिए। अब जब फैमिली एक्चुअली उन्होंने देखा कि ये एरिया कितना अच्छा है रहने के लिए, हमको तो ये घर बहुत अच्छा लगता है, वो आए और उन्होंने बोला कि हम भी यहाँ पे घर लेंगे। तो जो जिसने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घर लिया था उसको पता है ना कि इसको तो घर खरीदना ही है क्योंकि इसको तो ये लोकेलिटी अच्छी लगती है। उसने बोला कि हम आपको घर बेचेंगे 25 लाख में। अब एक ने 25 लाख में खरीदा तो उस जगह का भाव बढ़ गया। दूसरे ने बोला नहीं नहीं हम बेचेंगे 30 लाख में, फिर उसका भाव बढ़ गया। चौथे ने बोला 40 लाख में। अब वो घर एक्चुअल में कितने का था, 20 का। जगह कितने की थी, 20 की, लेकिन प्राइस बढ़ते गया। अब ये प्राइस ओवर हाइप होने लगी अननेसेसरी। जब ये हुआ तो लोग जो बैंक से लोन ले रहे थे वो लेने लगे कि मुझे घर खरीदना है। बंदे के पास 20 लाख रुपए है कैश, लेकिन घर आ रहा है 35 लाख का, तो ज़बरदस्ती उसको 15 लाख रुपए लोन लेने पड़ रहे। अब जब लोगों ने ऐसे कर करके घर की भाव बढ़ते 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 गए और ये बबल हुआ था वहाँ पे, एक टाइम ऐसा आया कि जब वो घर बेचने निकले तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जो घर की प्राइस थी समझ लो 1 करोड़, अब उसको कोई 20 लाख में भी नहीं खरीद रहा है। अब याद रखो आपने लोन ले रखा है बैंक से। अब अगर मैं सीधे से बैंक को बोल दूं कि एक काम कर भाई तू घर रख ले, तो बैंक किधर से, बैंक ने 80 लाख रुपए दिया हुआ है। मॉर्गेज क्या था, घर के, तुमने अगर पैसे नहीं दिया तो हम तुमसे घर ले लेंगे। लेकिन अब जब वो घर लेने जा रहे तो घर ही 20 लाख का है, 60 लाख का तो जगह पे लॉस है। ये बबल था जो हाउसिंग बबल अमेरिका में बर्स्ट हुआ था। वाई, क्योंकि लोगों ने प्राइस ऐसी बढ़ा दी थी। ओके, अब जब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं तो ध्यान से देखो, ये हाउसिंग के सिनेरियो में रिलेट करता है कि अगर आप हाउसिंग में ऐसा, मतलब हाउसिंग के अंदर भी ये प्रॉब्लम आया था। जब भी आप शेयर मार्केट का, इसने ये दूसरा पॉइंट कवर किया है, पहला शेयर्स, दूसरा हाउसिंग। उसके बाद में दूसरे स्टॉक्स के और एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर आप याहू के इसमें 60 रुपये का शेयर खरीदने जा रहे हो, $60 अ शेयर वॉज रीजनेबल प्राइस फॉर अ ट्रेडर। अगर उन्होंने बेचने के बारे में सोचा है तो, जैसे हाउस का हम बोल रहे हैं ना, 50 लाख बहुत बढ़िया कीमत है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 55 में बेचूंगा। लेकिन 50 लाख रुपए क्या अच्छी कीमत है घर में रहने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, उतना तो मेरे को यूटिलिटी भी नहीं मिल रहा। तो फिर आपके लिए वो प्राइस बहुत ख़तरनाक हो जाती है अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो। फिर उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था शेयर्स का, याहू के शेयर्स का, और फिर उन्होंने सिस्को का एग्जाम्पल दिया था। ये बेसिकली सेम चीज़ बोल रहा है। अब अगर मैं अननेसेसरी रिपीट करूँगा तो बोरिंग हो जाएगा, तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स स्टार्ट प्लेइंग शॉर्ट टर्म एंड दे इन्फ्लेट द बबल, इट इन्फ्लेट्स द बबल। लॉन्ग टर्म वाला क्या सोचता है, मैं ढंग से इन्वेस्ट करूँ सोच समझ के, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ने लगती है, और जैसे ही प्राइस बढ़ने लगती है ना, तो फिर लॉन्ग टर्म वाले ने जब शॉर्ट टर्म की तरह खेलना शुरू कर दिया कि अब मैं ज़बरदस्ती पैसे लगाऊंगा और पैसे निकालूंगा। मतलब अगर मैं, और यहाँ पे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये देखो, इकोनॉमिक्स बर्टन मिशेल वंस पॉइंटेड दैट द सिस्को की जो राइज हो रही थी इम्प्लाइड ग्रोथ रेट एज द वैल्यूएशन, उसका मतलब ये था कि 20 साल के अंदर वो यूएस इकोनॉमी से भी बड़ा बन जाएगा। वो शेयर इतने स्पीड में बढ़ रहा था सिस्को का, 1993 में इट वेंट अप बाय 300% एक साल में। मतलब जिसने 30 का शेयर लिया था, सॉरी 30 भी गलत बोल रहा हूँ, जिसने 20 का लिया था उसका शेयर 60 रुपये में बिक रहा है। तो अगर इसके हिसाब से हम जाए तो यूएस इकोनॉमी ऐसे जा रही है, सिस्को की ग्रोथ ऐसे जा रही है, तो ये तो इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा।
ये सोचा था, और इस वजह से जितने लॉन्ग टर्म के लोग थे ना, उन्होंने गलती से इधर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। जब भी ऐसा होता है तो फिर वो बबल बनना शुरू होता है, क्योंकि लोग अब सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये चीज़ फाइनेंशियली भी, अब ये यहाँ पे वो सारी चीज़ों को सम अप कर रहा है। फाइनेंशियली बोलिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलिए, लाइफ के हिसाब से बोलिए, मॉनेटरीली बोलिए, जॉब के हिसाब से बोलिए, सेम चीज़ें अलग होती है अलग लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, बुक के अंदर ही मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ द नॉर्मल वाइब फॉर अ राइटर। राइटर को काम करने के लिए कंफर्ट चाहिए बॉस। आराम से सॉक्स में ब्लैंकेट में बैठ के बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं मेरा क्लास लेता हूँ फोटोग्राफी या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मैं उनको बोलता हूँ बेटा ये आर्ट का लेक्चर है, सॉक्स पहन के आओ, सूप पीते बैठो, मेरे को कोई इशू नहीं है। वाई? बिकॉज वो फील अलग है। मैं सेम लेवल पे मैथ्स का लेक्चर नहीं ले सकता। सेम वे बैंकर का नॉर्मल और राइटर का नॉर्मल अलग होता है। बैंकर अगर बैंकर जैसा नहीं दिखेगा तो लोग बोलेंगे कि ये प्रोफेशनल नहीं है। राइटर अगर राइटर जैसा नहीं दिखेगा तो लोग बोलेंगे ये प्रोफेशनल नहीं है। दोनों का अलग होता है। आपके लिए डिसीजन ये है कि आपको अपने गेम पे फोकस करना है। लाइफ में, इन्वेस्टमेंट में, चीज़ें खरीदने पे दूसरों के बहाव में आके, या ये सोच के कि हर कोई एक चीज़ ले रहा है तो मैं भी लूँगा, वो गलती से भी नहीं करना है। So you don't need to take cues from this person, because you yourself are a very different person. You are not him. And same way for all of you, you are not what other people are investing. तो आंसर मतलब वो कॉन्सेप्ट जो था, मेन कॉन्सेप्ट, वो तो बहुत ईजी था कि भैया दूसरों को फॉलो मत करो। लेकिन यहाँ पे इसने शेयर मार्केट का अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, जो हमको बाद में चीज़ें अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प कर सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो। बाय।